मौसम विभाग ने शनिवार को देहरादून समेत प्रदेश के 6 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसमें चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और देहरादून जिले जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के कई जो इलाके हैं उन पर हल्की से मध्यम बारिश और गर्जना के साथ बौछार भी पड़ सकती है। देहरादून जिले में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 डिग्री और 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। वहीं शुक्रवार को भी देहरादून में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही। हालांकि कई स्थानों पर उमस से भी लोग परेशान रहे। उधर पिथौरागढ़ के नाचनी में थल मुनस्यारी सड़क पर तेजम अब नया भूस्खलन जोन बन गया है। गुरुवार की रात 10 बजे यहां पहाड़ी से सड़क पर मलबा आ गया और सड़क करीब 14 घंटे तक बंद रही। सड़क बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। यात्रियों को रात भर दहशत में सड़क पर ही बिताना पड़ा और शुक्रवार की सुबह थल से मुनस्यारी जाने वाले वाहन भी मार्ग पर घंटों फंसे रहे। पीडब्ल्यूडी ने करीब 14 घंटे के बाद सड़क खोल पाई। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे सड़क को सुचारू किया जा सका था। इसके पहले थल मुनस्यारी सड़क पर सवारियों से भरी एक टैक्सी पर पहाड़ी से मलबा गिर गया। इस हादसे में बागेश्वर के रहने वाले 7 यात्री बाल बाल बच गए, जबकि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। ये लोग मुनस्यारी घूमने जा रहे थे। हादसे के बाद सभी यात्रियों को टीआरसी विर्थी में ठहराया गया। बता दें कि बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे इस मौसम में सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। इनके कारण बंद होने वाली सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोला जा रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी की मशीनरी और मजदूर इस काम में लगातार जुटे हुए हैं। अगस्त महीने में बारिश है, वो एक्टिविटी थोड़ी कम रही है। आज की डेट तक अगर बात करें तो ये करीब करीब -33% है, कम है। उत्तराखंड में अगस्त की जो वर्षा हमको मिलनी चाहिए थी तो वो कम है, -33% है। और अभी जो अगले 1 या 2 दिन की बात करें, आज, कल और परसों तक की, तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी है वो रहेगी प्रदेश में, हल्की से मध्यम जो है अनेक जगहों तक में। कि हम बात करें भारी बारिश के लिए तो उसमें चमोली है, पिथौरागढ़ है और बागेश्वर है। तो ये अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में मैं कहूँगा कि ये आगे जो 2-3 दिन है, आज से लेके और 15 तक जो है, तो इनमें एका दुक्का जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेंस भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में देखें तो उसमें नैनीताल है, चंपावत है या देहरादून है, तो इसमें भी आज और कल जो है एका दुक्का जगहों में भारी बारिश इनमें भी मिलने की संभावना है। तो ठीक है, 3 दिन जो एक्टिविटी है थोड़ी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कई इलाकों पर गरज चमक के साथ जो है भारी बारिश हो सकती है और भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। तस्वीरों में तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश पांडे न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। योगेश जी, जिस तरीके से ये मौसम की दुश्वारियां हैं उत्तराखंड में और खासकर जब मानसून सीजन आता है तो उत्तराखंड के लोग भय से एकदम जो है कांप जाते हैं, जिस तरीके का इतिहास रहा है। योगेश जी, बिल्कुल, देखिए पवन, जिस तरीके से अगर उत्तराखंड का जिक्र करें तो टिहरी बांध जब से अपने अस्तित्व में आया है तब से उत्तराखंड में बारिश का कहर लगभग और ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि टिहरी बांध में अगर जिक्र करें तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जिसकी बांध की अगर ऊंचाई जिक्र करें तो लगभग 260 मीटर ऊंचा वो बांध है। और अगर इसका जिक्र करें कि 32 लाख वर्ग फीट पर यह पूरा जलाशय फैला हुआ है। और ये माना जाता है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में जलाशय का इतना बड़ा क्षेत्र होता है तो वहां पर जो मानसून होता है वो जल्दी बनता है और उन क्षेत्रों में बारिश भी होती है। दूसरी बात अगर जिक्र करें तो जो विशेषज्ञों का मानना है, उनका यही वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार अधिक से अधिक मात्रा में सड़कों का निर्माण हो रहा है। क्योंकि अगर 1 किलोमीटर का जिक्र करें, जो वैज्ञानिक बताते हैं उसमें कि 40 वर्ग को लेकर के जिस तरीके से उसमें जो मलबा एकत्रित होता है वो मलबा वहाँ से हटाया नहीं जाता है। सड़क निर्माण करने के बाद वहीं पर मलबा कर दिया जाता है, क्योंकि उसका निस्तारण किसी वैज्ञानिक या वैज्ञानिक शोध के अनुसार नहीं किया जाता है। और जब बारिश होती है तो वही मलबा जो है नीचे गिरता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लोगों के घरों में गिरता है। और जिसके बाद अगर बादल फटने का जिक्र किया जाए तो पहला बादल उत्तराखंड में 1952 में फटा था, पवन।
उस दौरान चमोली जिले में दूधातोली नदी है, वहां पर उस क्षेत्र में जब पहली बार बादल फटा तो वहां पर कई बसें खड़ी थी, काफी लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। और उसके बाद 1954 में भी रुद्रप्रयाग में बादल फटा। और उसके बाद अगर 1975 के बाद का जिक्र करें तो लगभग हर बरस 15 से 20 घटनाएं उत्तराखंड में ऐसी होती हैं, बादल फटती हैं और वहां के लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो इस तरीके के तमाम सारी जो समस्याएं होती हैं उत्तराखंड के लोगों के सामने देखने को मिलती हैं। हालांकि जिस तरीके से ये भी माना जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण में जो छेड़खानी होती है उसका ये बहुत बड़ा नतीजा होता है जो देखने को मिलता है। पवन जी, योगेश आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में परेशानी का सबब बनती रहती हैं। पिछले महीने भी उत्तरकाशी में बादल फटा था और उस घटना के बाद वहां पर पेयजल का बहुत दिन संकट बना रहा, एक बड़ी जान माल की वहां पर नुकसान की खबर सामने आई थी। लेकिन इसी के साथ प्राकृतिक आपदाओं पर तो भले ही हमारा जो योगेश जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो योगेश जी से तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। जिस तरीके से उत्तराखंड में जो है वो मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसको लेकर अब वहां के लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ की विभीषिका को देखा है और तमाम ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये रूह कपा देने वाली हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ सड़क जो है वो जाम हो जाती है बल्कि ये मलबा जब रिहायशी इलाकों पर पहुंचता है तो और भी ज़्यादा दुश्वारियां पैदा करता है। दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड हाईवे पर एक आवासीय मकान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया और जो सड़क बंद रही उसके बाद भी यात्री जो है वो परेशान रहे। बीआरओ और वहां पर जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो लगातार चीज़ों को नॉर्मल करने में लगा हुआ है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं पर अधिकतर सरकारों का बश नहीं होता। इसी के साथ केंद्र सरकार जो है वो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार कही जाती है उत्तराखंड में और वहां के नेता बार बार डबल इंजन की दुहाई देते हैं, लेकिन कई दुश्वारियां अभी भी हैं। ऑल वेदर रोड की स्थापना की गई थी, बताया गया था कि हर मौसम में इस हाईवे से हम लोग गुजर पाएंगे, हर मौसम के लिए रोड है, लेकिन अब उसमें भी घालमेल की आरोप जो है वहां की जनता लगातार लगा रही है। ऑल वेदर रोड के कई हिस्से टूटकर जब तक गिर जाते हैं और उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। तो जब सरकारें जो हैं वो जनता के साथ जनता की परेशानियों को महसूस करते हुए काम नहीं कर पाती, तब स्थिति जो है वो और भी बद से बदतर हो जाती है और उसी को लेकर उत्तराखंड के निवासी जो हैं वो हर वक्त जो है भय के साए में जीते हैं। अगर राजनीतिक दृष्टि से बात की जाए तो उत्तराखंड की जनता लगभग हर 5 साल में वहां की सरकार को बदल देती है। हाँ, तो योगेश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। योगेश जी, जिस तरीके से बताया गया कि बहुत ज्यादा दुश्वारियां रहती हैं, लेकिन चलिए मान लिया प्राकृतिक आपदाओं पर तो हमारा वश नहीं है, लेकिन सरकारें जो हैं जो अपनी तरफ से काम कर सकती हैं उस पर भी गड़बड़ झाले की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो ऑल वेदर रोड की बात कही गई थी कि उत्तराखंड वासियों को इससे बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी, बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी, लेकिन वो तो अक्सर जब तक टूट जाती है। किस तरीके से आप देखेंगे जो उत्तराखंड की जनता हर 5 साल में पार्टी इन पावर यानी कि सत्ताधारी पार्टी को बदल देती है, क्या ये बदइंतजामी ही इसकी मुख्य वजह होती है? पवन, देखिए बिल्कुल उत्तराखंड की सरकार को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड की जो इंतजामी है उत्तराखंड सरकार की वो देखने को अक्सर मिलती है। वहाँ के लोगों को जितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जिस तरीके से आप भी जानते हैं इस बात को बखूबी कि वहाँ को जिस तरीके से नदियों को पार करने के लिए वहाँ पर जो पुल, स्थायी पुल नहीं बनाए जाते हैं, लकड़ी के पुल बनाए जाते हैं, जिस तरीके से उनका भी कभी सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बाजार जाने के लिए सड़कें मुहैया हो नहीं पाती हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों को जिक्र करें तो वहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से सरकारें अपने प्लांटेशन के लिए तमाम सारी जो नदियों का रुख होता है वहां उन रुखों को मोड़ देती हैं और उसके बाद जो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है वहां की आम जनता को भुगतना पड़ता है। और इसको लेकर के लगातार जिस तरीके से सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन वहां की जनता के हालात जस के तस बने रहते हैं। यही कहा जा सकता है कि सरकारों को कहीं ना कहीं इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि सड़कों का निर्माण तो होता है, लेकिन उसमें जो मलबा निकलता है उस मलबे को कहीं ना कहीं उसी सड़क के निर्माण के साइड में छोड़ दिया जाता है और उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो सरकारों को कहीं ना कहीं इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा और इस ओर सोचना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से उसका निस्तारीकरण किया जाए, या निस्तारीकरण नहीं किया जा सकता है तो उस मलबे को वहां से कैसे हटाया जाए, ताकि जब बारिश होती है या किसी तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस जो आपदा के बाद से आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त तो होता ही है, लेकिन लोगों को कम से कम नुकसान हो सके, ये सरकार की बिल्कुल पूरी तरीके से जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस ओर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश पांडे जी इस अहम जानकारी के लिए।